तो आज की क्लास शुरू करते हैं वहीं से, डिवीजन क्लास करते हैं पहले तो, कि क्लास है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था कि VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं। किसके किसके बीच में होती है VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज आपका एक्स एक्सिस पे रहता है एंड करंट आपकी वाई एक्सिस पे रहती है। वोल्टेज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और करंट आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ तक कि ये कहानी समझ में आई होगी आपको। यही फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपकी जो है प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको शो हो रही है, दैट इज अ प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, तो क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड। ये तो सिंगल सिलिकॉन का या कॉमन एक डायोड बताया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को मैं ऑफलाइन में कराऊंगी आपको। ठीक है, ये सिलिकॉन का इन्होंने बताया है, मैंने इसमें थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ी सी गलती है। मैंने आपको बताया था जो सिलिकॉन का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका जो नी वोल्टेज है, दिस इज अ नी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ जहां से ये मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, एकदम ड्रास्टिक करंट फ्लो हो रही है, तो दिस इज ये ऊपर जो है दैट इज अ जर्मेनियम, ये जर्मेनियम का बना हुआ है। ठीक है, तो नी वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम 0.3 वोल्ट होती है, यानी जब तक 0.3 वोल्ट तक आप डायोड को वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक जो है कोई भी मतलब एक लीकेज करंट को छोड़ के नॉर्मल करंट फ्लो नहीं करेगी, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही जो वोल्टेज है यानी जो बैटरी आपने लगा रखी है उस वो बैटरी जैसे ही वोल्टेज प्रोवाइड करेगी अबव 0.3 वोल्ट, जैसे ही वोल्टेज 0.3 वोल्ट से ऊपर जाएगा करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा और ड्रास्टिक करंट कंडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब करंट जो है, मतलब आपका जो होता कैसे करंट कंडक्शन की वजह से शुरू होगा, जो आपकी डिप्लेशन लेयर थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, तो इस मूव करने के बाद पी आपका जो है कहाँ जाएंगे, पी साइड पे जाएंगे, पी साइड पे होल होगा, वहां पे क्या प्रोसेस होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड से मूव करके पी साइड की तरफ जाएंगे एंड रिकम्बाइन होंगे होल्स के साथ। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जर्मेनियम के केस में ये पॉसिबल है आफ्टर 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में ये पॉसिबल है आफ्टर 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है अलग अलग बना रखा है इसमें, ऊपर वाला जो ग्राफ है ये शो करता है जर्मेनियम का VI कैरेक्टरिस्टिक, और जो ये नीचे वाला ग्राफ है ये शो करता है सिलिकॉन का VI कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तो बात हो गई आपकी जो नी वोल्टेज की बात हुई, दैट इज अ फॉरवर्ड बायस। अच्छा, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। अब बात करते हैं रिवर्स बायस में, जो मैंने बताया कि रिवर्स बायस में आइडियली कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, मतलब 0 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, बट प्रैक्टिकली कुछ लीकेज करंट जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं वो फ्लो करती है। ठीक है, वो कैसे फ्लो करती है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो अवेलेबल होते हैं पी में जैसे इलेक्ट्रॉन और एन में जैसे होल, उनके थ्रू जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू बहुत ही मिनिमम माइक्रो एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो। ठीक है, आइडियली रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली एक्चुअल में लीकेज करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था उसको। उसके बाद कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थ्रू जो लीकेज करंट फ्लो हो रही है, कुछ अमाउंट की करंट होती है, बट आफ्टर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेकडाउन अकर्स। ब्रेकडाउन अकर्स मतलब, ब्रेकडाउन का मतलब होता है जो हमारा डायोड है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के ब्रेकडाउन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट क्लास में, एक जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांचे ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है ये मैंने बताया था, और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है ये भी मैंने बताया था। यहाँ देखिए मैंने आपको जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन की बात बताई। तो जेनर, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो लोग नहीं थे। तो जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, जेनर ब्रेकडाउन होता है आपका जब आप क्या करते हो, रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हो। जैसे रिवर्स बायस इंक्रीज होता है तो जो डिप्लेशन लेयर है उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक हो रही है और डिप्लेशन की विड्थ बढ़ रही है। अब होगा क्या कि जो
जैसे जैसे आप वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो, इंक्रीज करते जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाती है, स्ट्रांग होती जाती है, और वो क्या करने लगती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने लगती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मूव कर ही नहीं रहे, वो तो बैटरी के साइड चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से डिप्लेशन इंक्रीज कर रहा है। बट जो अदर बॉन्ड्स हैं, यानी अदर एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके करंट कंडक्शन कर रहे थे, बट जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन क्या करने लगते हैं, टूटने लगते हैं। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगते हैं। मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो होल जनरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है, उसकी वजह से होगा क्या, जब कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके ब्रेक होने लगेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो जनरेट होने लगेंगे, और इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है वो वहीं पे रुके नहीं रहेंगे, लार्ज करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके का जो इफेक्ट होता है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डिप्लेशन विड्थ है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और जब वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके के इफेक्ट, तो हम लोग वहाँ बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन हुआ। तो इस तरीके के इफेक्ट ड्यू टू हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स, सो द breakdown occurs due to large number of minority charge carriers generated. यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो डोपिंग लेवल होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, यानी एक कॉमन कन्वेंशनल डायोड में जैसा डोपिंग लेवल होता है वही होता है। अब होता कैसे इसमें, रिवर्स अवलांचे ब्रेकडाउन में एक्चुअली कैसे ब्रेकडाउन होता है फिर, तो यहाँ पे भी हम लोग वोल्टेज या नॉर्मल डायोड यानी कन्वेंशनल डायोड यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसको इंक्रीज करने लगते हैं। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो जो है एक्वायर करने लगता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, माइनॉरिटी नॉट मेजॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स वोल्टेज से एक्वायर करने लगता है लार्ज एनर्जी, अब जब, और या लार्ज मोमेंटम कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ये कैरियर्स हैं वो जब एनर्जी एक्वायर करने लगेंगे तो अपनी जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, अनस्टेबल की कंडीशन में आ जाएंगे, तो ये आपस में मूव करने लगते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने के बाद ये आपस में कोलाइड करने लगते हैं, और ये जब कोलाइड करते हैं दूसरे एटम्स से, ठीक है, तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और उसकी वजह से एडिशनल चार्ज कैरियर, जिसको हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगते हैं, और जो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं वो क्या करते हैं, जो जो रिवर्स वोल्टेज है उससे एनर्जी को एक्वायर करते हैं, ठीक है, और वो फिर आगे दूसरे एटम्स से जो है कोलाइड करते हैं, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कैरियर मल्टीप्लिकेशन या कैरियर जनरेशन। इससे होता क्या है कि रिवर्स करंट, आप जब कैरियर ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि वो फ्लो करेंगे, और फ्लो करेंगे तो डिप्लेशन विड्थ जो इंक्रीज हो रही थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होने के बाद जब ज्यादा अमाउंट में कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे मल्टीपल अमाउंट्स में, तो रिवर्स करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज बढ़ने लगेगी, और वो मूव करने लगेंगे और वो ब्रेक कर देंगे डिप्लेशन लेयर को। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को यानी कैरियर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू या मल्टीपल कैरियर जनरेशन के थ्रू जो चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं उससे हाई करंट फ्लो होने लगी, जैसे ही हाई करंट फ्लो होने लगी तो हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक डाउन हो गया। इस तरीके के ब्रेक डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी बहुत पूछना चाहता है। ठीक है, इसको या तो एवलांचे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या एवलांचे इफेक्ट बोलते हैं, या एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ट्रांजिशन, मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, ये जब ये जो डायोड है एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है तो कितने तरीके का कैपेसिटेंस होता है, दो तरीके से होता है। फॉरवर्ड बाइस में जो है हम कैपेसिटेंस को बोलते हैं
कैपेसिटेंस जो होता है, मतलब जो रिवर्स बाइस होता है उसमें हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, और जो जब फॉरवर्ड बाइस में हम डायोड को यूज करते हैं तो वहां पे भी एज अ कैपेसिटर उपयोग होता है, वो उसको बोलते हैं डिप्लीशन कैपेसिटेंस, यानी सीडी से डिनोट करते हैं, और रिवर्स बाइस में सीपी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बताया था कि जंक्शन टेम्परेचर का इफेक्ट है, यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डायोड के जनरेशन जंक्शन पे क्या इफेक्ट आता है, वो मैंने आपको डायोड करंट इक्वेशन के थ्रू बताया था। ये होती है डायोड करंट इक्वेशन। ठीक है, पूरी फिर मैंने डायोड करंट इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था और क्लास में भी लास्ट में एक्सप्लेन किया था, और उसको कैसे बताया करा जाता है वो मैंने बताया। इसके बाद आज की क्लास में अब जब मैं आगे शुरू करती हूँ, जो ये लास्ट क्लास था इसका, ये जो इतनी पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक दोनों बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और नी वोल्टेज के बारे में बताया था कि नी वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, रिवर्स और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात मैंने बता दी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब आगे आज के अगर यूज किया जाए तो मैं डायोड पैरामीटर्स पे, या जो कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, तो फॉरवर्ड वोल्टेज या जिसको हमने बोला नी वोल्टेज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक्चुअल में क्या भैया उसको फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। कई नाम होते हैं नी वोल्टेज के, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट नाम है या जो बहुत फेमस नाम है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। किस जगह पे ये नी वोल्टेज होता है, ये मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के केस में जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज, जब ये नी वोल्टेज होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में कन्वेंशनल डायोड की बात कर रहे हैं, अदर डायोड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप कई डायोड्स पढ़ोगे। ठीक है, जो कन्वेंशनल डायोड जो हमने बनाया पीएन जंक्शन डायोड, उसमें जब हम नी वोल्टेज मतलब जब वोल्टेज को 0.7 वोल्ट से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही करंट का कंडक्शन शुरू हो जाता है। इससे पहले जो करंट कंडक्ट कर रही होती है वो बहुत ही लेस अमाउंट की होती है, जिसको हम लोग लीकेज करंट के तौर पे बोलते हैं। यहाँ रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं बोलेंगे, यहाँ लीकेज करंट बोलेंगे। बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी बिफोर 0.7 वोल्ट अप्लाइड टू फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि नी वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है। इसको बोलते हैं इट इज अ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ फॉरवर्ड बायस डिवाइस। द फॉरवर्ड वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली। ऐसा वोल्टेज जिसके बाद जो जंक्शन है उससे जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और मैंने बताया था कि सिलिकॉन के केस में इसकी नी वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में नी वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टर्म, पहला टर्म हुआ जो इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और टर्न ऑन वोल्टेज, क्योंकि यहाँ के बाद ही हमारा डायोड जो है वो वर्किंग कंडीशन में आता है, इसलिए इसको टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज भी बोलते हैं। ये इतने सारे नाम है नी वोल्टेज की। जो फेमस नाम किसी भी नाम से पूछ सकता है, इसलिए सारे नाम आपको बताए गए। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, जिसको हम लोग आईएफ मैक्स से डिनोट करते हैं। आईएफ मैक्स, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो ये क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमम करंट दैट डायोड कैन विद स्टैंड अंडर अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। मतलब जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्टेड होता है, उस कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो वो फ्लो करता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट विदाउट परमानेंट डैमेज। कंडीशन ये है कि डैमेज होने से पहले की कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो और आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ रहा है तो डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस होती जा रही है। एक टाइम आएगा डिप्लेशन विड्थ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब डैमेज हो जाएगी। उस कंडीशन पे फॉरवर्ड बाइस में भी हमारा डायोड खराब हो जाएगा। यानी एक डायोड की एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप उसको फॉरवर्ड बाइस दे सकते हो, उसके बाद अगर दोगे तो वो बेकार हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में भी। रिवर्स वाइस में तो खराब होता ही होता है, बट फॉरवर्ड वाइस में भी उसकी एक लिमिट होती है। इसीलिए मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट उसे बोलते हैं कि जब हम मैक्सिमम जो डायोड है उसको जब फॉरवर्ड वाइस कंडीशन में रखते हैं तो जो मैक्सिमम करंट प्रोवाइड होती है विदाउट परमानेंट डैमेज, डायोड के डैमेज होने से पहले, उसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट। ठीक है, और ये जो डायोड, इस कंडीशन में जो डायोड हमारा खराब होता है, डैमेज होता है, वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? वो ओवर हीटिंग की वजह से होता है, ड्यू टू ओवर हीटिंग।
हीट ज्यादा हो जाता है, इसलिए डैमेज होने का कंडीशन रहता है। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। ओके, इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो है इसकी बात की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है दैट इज अ फॉरवर्ड करंट। देखिए मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड करंट में क्या डिफरेंस। फॉरवर्ड करंट इज द नॉर्मल कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं तो जो करंट फ्लो होती है दैट इज अ फॉरवर्ड करंट। और मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट का मतलब होता है कि जब हम मतलब फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड को रखते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जब तक कि डायोड हमारा परमानेंटली डैमेज नहीं होता उससे पहले जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। और जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग फॉरवर्ड करंट कहते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, वीबीआर से डिनोट करते हैं। ये पैरामीटर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैरामीटर के बेसिस पे, क्योंकि हमारा जो डायोड है केवल फॉरवर्ड बाइस में काम कर रहा है, रिवर्स बाइस में काम ही नहीं कर रहा, तो हम फिर क्या करते हैं कि इस कंडीशन को, ये जो हमारा ड्रॉबैक है डायोड का, उसके बेसिस पे ही हम नेक्स्ट डायोड बनाते हैं जिसको हम लोग जेनर डायोड बोलते हैं या अदर पीएन जंक्शन डायोड्स बोलते हैं। उसमें हम लोग पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, डोपिंग लेवल चेंज करते हैं, तो हमारा डायोड की कंडीशंस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? इट इज द रिवर्स वोल्टेज एट विच द पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक डाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है कि ऐसा रिवर्स वोल्टेज जबकि पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन होगा, डैमेज नहीं हो रहा, एंड रिवर्स करंट इंक्रीजेस रैपिडली। और उसके बाद एकदम से ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद एकदम से जो है रिवर्स करंट जो है इंक्रीज कर गई, और जैसे ही रिवर्स करंट हाईली अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट इंक्रीज हुई तो उस समय जो डायोड है वो हमारा परमानेंट डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो आइडियल केस में जो हमारा डायोड होता है उसमें रिवर्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, बट प्रैक्टिकली जो हमारा जो डायोड है वो रिवर्स में जो है लीकेज करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए शो किया गया। तो इट इज अ मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच द पीएन जंक्शन डायोड breaks down with sudden rise in reverse। ठीक है, तो दिस इज अ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 50 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड और 75 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। ध्यान रखने वाली बात है, जर्मेनियम डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट होता है, कम होता है, और जर्मेनियम डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका 75 होता है। ठीक है, यानी 75 वोल्ट के बाद ही आपका जो डायोड है रिवर्स कंडीशन में डैमेज होगा, 75 वोल्ट तक वो डैमेज नहीं होगा। यानी इसकी एक लिमिट है। इस जैसे हमारे पास जो भी डिवाइस होती है उसकी एक लिमिट होती है कि इतने तक ही ये बर्दाश्त करेगा, इसके बाद जो है अगर जैसे 220 वोल्ट पे हमारा 240 वोल्ट तक हमारे घर में अगर वोल्टेज आता है तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो वर्क करेंगे। जैसे ही 250 260 से ऊपर चला जाता है आपका जो अप्लायंसेस है वो डैमेज हो जाते हैं या एमसीबी डाउन हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, प्रैक्टिकली आप इसको समझ सकते हो रियल टाइम से। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, दैट पैरामीटर इज रिवर्स वोल्टेज। तो बेसिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स बायस कंडीशन, द वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन, दैट इज अ रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इज रिवर्स करंट की बात करें या रिवर्स बायस करंट, रिवर्स करंट बोले या रिवर्स बायस करंट बोले या लीकेज करंट बोले, इसको आईआर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक डायरेक्ट करंट है जो कि रिवर्स बायस डायोड में फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो। ठीक है, तो रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट कह लो या रिवर्स बायस करंट कह लो या लीकेज करंट। ठीक है, ये क्यों फ्लो होती है? ये जब डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तब डायरेक्ट करंट फ्लो होती है। और फ्लो क्यों होती है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, रिवर्स करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट तब कहते हैं जब जो ये करंट है ये नॉमिनल अमाउंट की होती है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट की होती है, which flows through the diode when it is reverse biased। सेम चीज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट या लीकेज करंट। देखिए लीकेज करंट बोल रहे हैं मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो हुई, और रिवर्स सैचुरेशन करंट कह सकते हो लीकेज करंट है क्योंकि फ्लो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू हो रही है, बट जब आप रिवर्स बायस में डायोड को लगाते हो तो वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट वही माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करते, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कह लो या रिवर्स करंट कह लो या लीकेज करंट कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो होती है डायोड के।
ठीक है। ये जो इनका जो ऑर्डर होता है, मतलब कितनी अमाउंट की करंट फ्लो हो सकती है, तो नैनोमीटर, यानी जब हम जर्मेनियम का डायोड यूज कर रहे हैं तो नैनोमीटर, नैनो रेंज में, सॉरी जर्मेनियम के केस में माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो हो रही है, और जब सिलिकॉन डायोड यूज करते हैं तो नैनो एम्पियर की रेंज में। मतलब हमें क्या है, एक्चुअली जो हमारा आइडियल डायोड है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स कंडीशन में फ्लो हो रही है, दैट इज आर्मेड। तो जर्मेनियम के केस में माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6 के ऑर्डर की करंट फ्लो होती है, और सिलिकॉन के केस में 10⁻⁹ के ऑर्डर की करंट होती है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होती है, जिसको मतलब जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, सेंसिटिव एमीटर का यूज करेंगे तभी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप जब आप डायोड पढ़ लोगे, डायोड के बाद डायोड के एप्लीकेशंस पे जाओगे, तो वहां पे आप लोग एक एप्लीकेशन पढ़ोगे, दैट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर is a device which is used, basically used, ideally used for AC AC to DC कन्वर्टर, AC से DC कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। वहां पे ये जो रेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीआईवी रेटिंग। ठीक है, सो ये क्या है, एक ये मैक्सिमम अमाउंट का रिवर्स वोल्टेज होता है, पीआईवी बता रहे हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। इट इज अ, ये आप जब कोई भी डिवाइस लेते हो तो उसमें भी पीआईवी रेटिंग उसकी दे रखी होती है। कभी कोई डिवाइस लेना, कोई भी चीज है, आप कुछ में लेना, आप अपना मोबाइल का चार्जर ले लेना या लैपटॉप का चार्जर की बात करो, उसमें भी लिखा होगा। ठीक है, तो इट इज अ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज that the diode can withstand without destroying them, मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर हमारा डायोड रिवर्स बायस में भी डैमेज नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं पीआईवी। जितना ज्यादा आपका पीआईवी होगा, डायोड उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमारा रिवर्स में एक्चुअली आइडियली तो रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं चाहिए, मतलब पीआईवी रेट, पीआईवी जो है वो जीरो, मतलब वो हाई होना चाहिए, मतलब डैमेज ही नहीं होगा, फ्लो ही नहीं होगी करंट, तो डैमेज ही नहीं होगा। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ करंट फ्लो होती है जिसकी वजह से हमारा जो हाई अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो हो जाती है, तो उसके बाद आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, डायोड डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो पीआईवी रेटिंग होती है वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है, जिस कंडीशन पे हमारा जो डायोड है वो जो उसका जंक्शन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, विदाउट डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब ये पीआईवी रेटिंग एक्चुअली दो तरीके की होती है, एक होती है रिपीटेटिव पीआईवी, एक होती है नॉन रिपीटेटिव पीआईवी। ठीक है, दो तरीके की, दो टाइप होते हैं पीआईवी रेटिंग के, रिपीटेटिव पीआईवी एंड नॉन रिपीटेटिव पीआईवी। पीआईवी का मतलब है 10 वोल्ट टू 10 किलो वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ है, मतलब जो इसका रेंज होता है पीआईवी रेटिंग का, वो 10 वोल्ट से 10 किलो वोल्ट के होती है, जो कि डायोड के टाइप पर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल का जो है अपने डायोड यूज कर। ठीक है, तो दिस इज अ पीक इनवर्स वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है। ठीक है, या पैरामीटर्स में बात करेंगे तो आपको क्वेश्चंस दे देंगे और दो तीन पैरामीटर्स दे देंगे और कहेंगे एक्सप्लेन इट। ठीक है, इन द केस तो आपको दोनों के केस में बताना पड़ेगा, जर्मेनियम के केस में भी बताना पड़ेगा और सिलिकॉन के केस में भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है कितनी पावर वेस्ट हो रही है, पावर वेस्टेज की बात करें। पावर कैसे वेस्ट होती है, जैसे आप बल्ब जलाते हो तो बल्ब से यानी जो आपका बल्ब होता है उससे रोशनी आ रही है, बट जितना आप उसमें अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, क्या उतनी ही अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंटेंसिटी आपको वो बल्ब दे रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। ठीक है, लाइट के फॉर्म में तो हमें दिख ही रही है, बट हीट के फॉर्म में भी एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। ये क्या होता है, द पावर डिसिपेटेड इन अ डायोड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द डायोड वोल्टेज एंड करंट। मतलब आपको नॉर्मल पावर के बारे में पता है कि पावर हमारा क्या होता है, पावर होता है हमारा P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर डिसिपेशन इसी में डायोड के केस में तो हमने इसको P D से डिनोट कर दिया, तो दैट पावर इज डिसिपेटेड इन अ डायोड, या मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन अ डायोड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डायोड वोल्टेज पे 3.5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आपका अमाउंट बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें, मैक्सिमम पावर रेटिंग या मैक्सिमम पावर। अभी तो पावर डिसिपेशन क्या होता है ये बताया, अब अगर मैक्सिमम कितना डायोड का पावर डिसिपेशन होता है, या मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रेटिंग, पीडी मैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इट इज अ मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड एट द जंक्शन विदाउट डैमेजिंग। मतलब
जितनी मैक्सिमम पावर एक डायोड जो है डिसिपेट कर सकता है, जब तक कंडीशन क्या है कि हमारा डायोड है वो डैमेज नहीं हो, विदाउट डैमेजिंग जितनी मैक्सिमम पावर वो डिलीवर कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पीडी मैक्स इज इक्वल टू वीडी मैक्स, यानी मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड क्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द डायोड, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्स, नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर। तो जंक्शन के अक्रॉस, भाई अब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो उसके अक्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस हमारा क्या है, वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जंक्शन के अक्रॉस जनरेट हो सकता है, तो इट इज अ मैक्सिमम अलाउएबल जंक्शन टेम्परेचर ऑफ द डायोड। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन उसके बाद, मतलब उस कंडीशन के बाद जो हमारा डायोड है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। So that is a maximum allowable junction temperature of the diode. That is a maximum junction temperature. इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, TFF से डिनोट करते हैं। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड करंट और voltage to reach a specific value after the diode has been abruptly switched from reverse bias state to the forward bias state। कहने का मतलब है कि ये फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज अ मैक्सिमम टाइम, एक टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉरवर्ड करंट के लिए या वोल्टेज के लिए, वो टू रीच अ स्पेसिफाइड वैल्यू तक पहुंचने के लिए। आफ्टर दिस वैल्यू जो डायोड है वो एब्रप्टली फॉरवर्ड बाइस से या रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में स्विच कर जाए, तो दैट इज अ फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, ठीक है। इस टेम्परेचर के बाद आप इस टाइम के बाद आपका जो डायोड है वो रिवर्स बाइस की जगह फॉरवर्ड बाइस में वर्क करना शुरू कर। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज अ रिवर्स रिकवरी टाइम। तो दैट इज इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द, जस्ट रिवर्स मतलब रिवर्स रिकवरी की फॉरवर्ड रिकवरी टाइम की बात कर रहे हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, एक जस्ट अपोजिट है। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिवर्स करंट, यहाँ देखिए है फॉरवर्ड करंट, यहाँ है रिवर्स करंट और वोल्टेज टू रीच अ स्पेसिफाइड वैल्यू। डेफिनेशन पूरी सेम है, बस वहां पे फॉरवर्ड करंट की स्पेसिफाइड वैल्यू तक पहुंच रहे थे, यहाँ पे रिवर्स करंट की स्पेसिफाइड वैल्यू तक पहुंच रहे। आफ्टर दिस वैल्यू जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन से रिवर्स बाइस कंडीशन में एब्रप्टली स्विच हो जाएगा। कहने का मतलब 1 से 0 पहुंच जाएगा या 0 से 1 पहुंच जाएगा। अगर फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो 0 से 1 पहुंच जाएगा यानी ऑफ से ऑन हो जाएगा, और अगर रिवर्स की बात कर रहे हैं तो ऑन से ऑफ हो जाएगा यानी 1 से 0। दैट इज अ रिवर्स रिकवरी, ठीक है। ये देखिए आप फॉरवर्ड में 1 था, 1 से 0 हो जाएगा, दैट इज अ फॉरवर्ड, यानी एक यहाँ से बढ़ा और एक एक अमाउंट तक पहुंचा वोल्टेज या करंट के टर्म में, एंड देन उसके बाद उस टाइम के बाद आपका जो है स्विच ऑन हो गया फॉरवर्ड से रिवर्स वाइज या रिवर्स से फॉरवर्ड वाइज। तो जो मिनिमम फॉल टाइम होता है अप्लाइड वोल्ट पल्स का, वो होता है उसका जो, यानी फॉरवर्ड रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम का जो अगर रिलेशन की बात करें तो टी फॉरवर्ड मिनिमम इज इक्वल टू होता है 10 TRR। 10 TRR मतलब होता है 10 रिवर्स रिकवरी टाइम, 10 टाइम्स ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, मतलब रिवर्स रिकवरी टाइम का 10 टाइम्स होगा, तो दैट इज अ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड कंडीशन, ठीक है। ये होता है, देखिए इसका डायग्राम आपको ग्राफ से शो हो रहा होगा, ये होता है। ये आपने वोल्टेज अप्लाई किया, एक पल्स अप्लाई करी, ठीक है, ये पल्स अप्लाई करी फॉरवर्ड कंडीशन और रिवर्स कंडीशन, रिवर्स कंडीशन में माइनस में अप्लाई करेंगे और फॉरवर्ड कंडीशन में प्लस में अप्लाई करेंगे। तो जब फॉरवर्ड कंडीशन में अप्लाई करी तब तो वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में रहा, जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन किया वोल्टेज डिफरेंस किया, वैसे ही क्या हुआ, एब्रप्ट चेंज हुआ, यानी 1 से जस्ट 0 माइनस में चला गया एंड देन उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू कर, ठीक है। दिस इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिस पूरा 0 होना चाहिए बट वो पूरा 0 ना होके क्या होता है, कुछ अमाउंट छोड़ता है, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन। तो इसका जो रिलेशन होता है यानी फॉरवर्ड टाइम मिनिमम कितना होता है, 10 टाइम्स ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक नोट है, वो ये कि जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है अगर हम उसको इस टर्म में लिखें तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होता है P2 इज इक्वल टू P1 एंड T1, मतलब पावर आफ्टर
at t time minus diode switch on the difference between the condition. किस टाइम पे डायोड स्विच कर रहा है फॉरवर्ड से रिवर्स या रिवर्स से फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हम निकाल सकते हैं कि इससे निकाल सकते हैं कि कितना पावर डिसिपेट मैक्सिमम आपका जो डायोड है वो कर रहा है. ठीक है, इसमें जो P1 है दैट इज अ पावर एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे. ठीक है, D इज अ डिटेक्टिंग फैक्टर होता है, कांस्टेंट होता है, ये हर उस मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है. डेल्टा T इज अ टेम्परेचर चेंज, यानी T1 से T2 जो टाइम चेंजिंग है, सॉरी टेम्परेचर चेंजिंग है उस पे, और T1 इज अ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब बात करते हैं फॉर डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एट एनी टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर में डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज का जो ड्रॉप है, ठीक है, वो क्या होगा. ठीक है, उसको कैसे फाइंड करेंगे. उस 4 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ एट सेकंड कंडीशन, मतलब VF2 इज एट टेम्परेचर T2 एंड VF1 एट टेम्परेचर T1. यानी T1 टेम्परेचर पे जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज है वो प्लस चेंज इन टेम्परेचर इनटू फॉरवर्ड वोल्टेज डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड. यानी अगर हम T1 टेम्परेचर पे जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसमें चेंज इन टेम्परेचर को ऐड कर दें तो हमें T2 टेम्परेचर पे क्या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, यानी क्या फॉरवर्ड वोल्टेज आएगा, कितना ड्रॉप होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, वेयर VF1 इज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एट T1. ठीक है, डेल्टा T इज अ टेम्परेचर चेंज T2 to minus T1 एंड डेल्टा F इज अ वोल्टेज पर टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है, इसकी वैल्यू SI के लिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू SI के लिए होती है -1.8 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सिलिकॉन, and for germanium it is -2.02 millivolt per degree. ठीक है, नेक्स्ट इसी में बात करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो फॉरवर्ड बायस करें, यानी अगर हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है किसी भी टेम्परेचर पे, तो वो एज अ रेजिस्टेंस, उस पर रेजिस्टेंस होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस. उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है VD से डिनोट करते हैं, VD इज इक्वल टू VT. 26 मिली वोल्ट लिखा है, दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नहीं थर्मल वोल्टेज. इसकी वैल्यू उन्होंने कांस्टेंट ली, इसकी वैल्यू निकालते हैं KT/Q से, और अगर हम टाइम की 26 मिली वोल्ट वैसे आती है 0.0025 वोल्ट, बट इसको हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वहां पे हम लोग रख लेते हैं 26 मिली वोल्ट. तो VT अपॉन IF इंटू टेम्परेचर प्लस, यानी जो भी टेम्परेचर आपको गिवन है उसको केल्विन में रखो अपॉन 298 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे आप फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. इसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, सॉरी रेजिस्टेंस है, RD से डिनोट करेंगे, V से नहीं डिनोट करेंगे. और R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है. बस यहाँ पे जो V है वो थर्मल वोल्टेज है, ठीक है, I इज अ फॉरवर्ड करंट, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली केल्विन में यूज होता है, केल्विन अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड. ये फॉर्मूला होता है, बाय एक्सपेरिमेंट इसको निकालना है. ठीक है, यहाँ तक जितने भी पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको बता दिए. ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, आप इसको जरूर से